नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो साथियों, हिंदी भाषा का उत्पत्ति और विकास का ये दूसरा पार्ट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्राचीन हिंदी का इतिहास, मध्यकालीन हिंदी का इतिहास और कुछ आधुनिक हिंदी के इतिहास के बारे में हम लोगों ने एमसीक्यू के माध्यम से समझा था। आज हम लोग सिर्फ आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे और यहाँ से आधुनिक इतिहास से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपके, वो सारे कवर करवा दिए जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि यहाँ पर जीके जीएस से लेकर हिंदी तक की सारे क्वेश्चन और फैक्ट को क्लियर करवा दिया जाता है। अगर आप जनरल कंपटीशन के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है यूपीएसआई का या फिर बिहार एसआई का या फिर एईडीओ का या फिर टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस या फिर अन्य किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर आपको हिंदी पूछता हो, तो आपके लिए यह चैनल बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। चलिए चलते हम लोग अपने प्रश्न पर। देखिए, पहला ही प्रश्न एकदम तगड़ा प्रश्न है कि डॉक्टर तागरे के अनुसार अपभ्रंश कितने भेद हैं? अपभ्रंश के कितने भेद हैं? पहला ऑप्शन है 3, 2, 4 या 5। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ आंसर ही नहीं बताता हूँ, जैसा कि आपको पता है इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 3 कौन कौन से हैं, तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। पहला आपका दक्षिणी, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है पश्चिमी, और तीसरा है आपका पूर्वी अपभ्रंश। ठीक है, ये सब में आपका क्या हो जाएगा, अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों आपका हो गया कि तागरे के अनुसार कितने अपभ्रंश है, तो 3 है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक आर्य भाषा के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, मराठी, बिहारी या बांग्ला। तो इसमें आपका मराठी जो होगा ये आपका पूर्वी समुदाय का भाषा नहीं है। ठीक है, ये उड़िया है, बिहारी है और बंगाली है। देखिए, अगर हम यहाँ से भारत का मैप को थोड़ा सा ध्यान दिलवाएं आपको, तो ऐसे कुछ ऐसे ही देखिए, थोड़ा सा मतलब गलती हो जा रहा है, देखिए ऐसे कुछ भारत का मैप होता है। ठीक है, तो ये इतना वाला ये वाला जो आप अवस्थिति देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आपका इधर उड़ीसा आ जाएगा, यहाँ पर बिहार आ जाएगा और इधर कहीं बांग्ला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब पूर्व की भाषाएं हैं। ठीक है, पश्चिम की भाषाएं जो कहेगा तो आपका इधर का जो भाषा होगा वो क्या होगा, पश्चिम की भाषा होगा। ठीक है, तो उड़िया, बंगाली और बिहारी ये सब कौन सी भाषा है, तो पूर्व की भाषा है। मराठी जो है ये पश्चिम की भाषा है। ठीक है, पश्चिम नहीं, यहाँ से दक्षिण और पश्चिम की भाषा है मराठी। ठीक है, मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे धीरे जाएगी, और क्योंकि 3-4 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वीडियो भी नहीं जा रहा था, तो आज मैंने सोचा कि आज करवाऊँगा ही। ठीक है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ देशज नहीं है, उद्भव नहीं है, विदेशी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ भाषा। ठीक है, जैसे कैसे अभी देखिएगा बिहार में चर्चा में है, जैसे सम्राट चौधरी क्या बोले, अफडेविट को हाफ डेविड बोले हैं ना, हाफ डेविड। ठीक है, हाफ डेविड, और इसको बोला जाता है अफडेविट। ठीक है, अगर इसी हाफ डेविड को बार बार बहुत लोग बोलने लगे तो ये अफडेविट से बिगड़ के क्या हो जाएगा, हाफ डेविड हो जाएगा, और बहुत लोग क्या कहने लगेंगे, हाफ डेविड हो जाएंगे। तो ऐसे ही सारी भाषाएं बनी हैं। ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ शब्द होता है, अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है। और ये जो शब्द है ये किससे बिगड़ा हुआ है, तो आपको पता है कि पहले संस्कृत आया, फिर उसके बाद पाली आया, फिर उसके बाद प्राकृत आया, और प्राकृत से ये जो बिगड़ा, ठीक है, प्राकृत से बिगड़ा तो क्या हो गया, अपभ्रंश हो गया। ठीक है, और अपभ्रंश से जो चेंज हुआ तो अवहट बना। ठीक है, ये अवहट बना, और अवहट से क्या हुआ, हिंदी बनी। ठीक है, और हिंदी से
खड़ी हिंदी। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश को नौना भाषा किसने कहा? नौ अणों की भाषा। आचार्य दांडी ने कहा, किशोरीदास वाजपेयी ने कहा, भरत मुनि ने कहा, या फिर भोलानाथ तिवारी ने कहा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आचार्य दांडी ने कहा है। ठीक है, क्यों कहा? क्योंकि इसमें जो नौना की उच्चारण है बार बार आ रही थी। ठीक है, नौना की ध्वनियाँ बार बार आ रही थी, इसीलिए इसको अपभ्रंश को अणा अणा की भाषा इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ अपभ्रंश से, अवधि से, खड़ी बोली से, या फिर ब्रज भाषा से। तो किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। आपको ऑप्शन नहीं बताता है तो इसका मतलब ये नहीं, आगे सब आएगा, सब मैं आपको बता दूंगा। नागरिक प्रचारणी पत्रिका में पुरानी हिंदी शीर्षक में किसने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया है? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या फिर डॉक्टर पिशेल ने, या याकोबी ने। तो पुरानी हिंदी शीर्षक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी जो बोलते हैं, याद रखिएगा, वो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पुरानी हिंदी का कालक्रम की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसको इन्होंने माना है। ठीक है, पुरानी हिंदी के अगर बात करें तो इसमें प्राचीनतम जो उदाहरण मिलते हैं नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ठीक है, और नाट्य शास्त्र आपको पता है किसका लिखा हुआ है? तो भरत मुनि का लिखा हुआ है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो अपभ्रंश का भाषा के रूप में प्रयोग किए थे वो कौन थे? तो वो चंड थे। ठीक है, अपभ्रंश को भाषा के रूप में प्रयोग करने वाले सबसे पहले कौन थे? तो चंड थे। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? 6 थे, 7 थे, 8 थे, या इनमें से कोई नहीं था? तो इसमें से 8 थे। कितने थे साथियों? तो 8। कौन कौन से थे? तो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप लोग जानते होंगे अ, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ी ऊ, और यहाँ पर था ए और ओ था। ठीक है, कितने हुए? 8 हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, और उदय नारायण तिवारी एक है। ठीक है, उदय नारायण तिवारी जो है साहित्यकार, या फिर यूँ कहें कि जो व्याकरणविद हैं, उन्होंने ए और औ को बताया। ठीक है, और री को उन्होंने जोड़ा था इसमें। ठीक है, तो अ आई हर्ष दीर्घ हर्ष दीर्घ, री ए ओ औ। ठीक है, पूरा 11 हो गया। तो इन्होंने उदय नारायण तिवारी ने ये 3 को ऐड किया था। बाकी स्वर कितने थे अपभ्रंश में? तो ये आपके 8 ऑलरेडी पहले से मौजूद थे। अब आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो धर्म सूरीकृत जम्बू स्वामी रस में, या फिर भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में, कालिदास के विक्रम वर्षीय में, या फिर राम सिंह कृत का पहुड़ दोहा में। तो अपभ्रंश भाषा का सबसे प्राचीनतम जो उदाहरण मिलता है वो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलता है। मैंने आपको पीछे भी अभी बताया है। ठीक है, तो ये कहाँ मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में मिलता है साथियों। ठीक है, अगर हम बात करें तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो एक है स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वयंभू को। दंडी ने अपभ्रंश के भाषा को अभीरों की भाषा बोले हैं। ठीक है, किसको? तो अभीरों का भाषा है ये। ठीक है, चलते हम लोग अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध पैसाची शब्द से है। ठीक है, पैसाच शब्द से। तो देखिए यहाँ पर राजस्थानी ऑप्शन में है, गुजराती है, पंजाबी है, बांग्ला है। तो पैसाची से आप याद रखिएगा, पैसाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन आता है, तो बांग्ला आता है। ठीक है, बाकी राजस्थानी, गुजराती ये दोनों आपका किसका है, तो सर्वश्रेणी अपभ्रंश का है। ठीक है, सर्वश्रेणी का है और ये है मागधी का, मागधी अपभ्रंश का बांग्ला होगा और पैसाची का कौन हो जाएगा, पंजाबी। यहाँ देखते हैं सर्वश्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है, गुजराती है, सिंधी नहीं है, राजस्थानी भी है, पश्चिमी हिंदी भी है। तो यहाँ पर आपका सिंधी हो जाएगा। ठीक है, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो ये भी याद रखिएगा, ये ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, तो ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, भारोपीय की है, द्रविड़ की है, ऑस्ट्रिक की है या फिर चीनी की है। तो ये आपका ऑस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा कहने का मतलब कि जो भारत के नीचे वाली हिस्सा है, जहाँ पर झारखंड हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बंगाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका ऐसा ही जो भी उड़ीसा, ये सब जो इलाका है वो सब आपका ऑस्ट्रिक परिवार के अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिक मतलब ऑस्ट्रेलिया से जो लगभग सटे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको पता है कि ब्राचड़ नहीं होगा, मगधी भी नहीं होगा, पैसाची भी नहीं होगा, कौन सा होगा, तो खस। खस का मतलब ये होता है पहाड़। आप एक खासी पहाड़ी का नाम सुने होंगे, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि ये खासी पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, अभी मैं आपको खस के अंतर्गत आने वाली जो भाषा है उनके बारे में बता देता हूँ। तो वो आपका है कुमाऊनी, और एक और आपका भाषा आ जाएगा गढ़वाली, जो गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में बोली जाएगी उत्तराखंड में, और एक और ये हिमाचल प्रदेश की भाषा है। ठीक, उधर जो पहाड़ ये वाला इलाका है ना, ये वहीं बोली जाती है खस भाषा। और खस में ये दो भाषाएं आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। सर्वश्रेणी से मानी जाती है, मगधी से मानी जाती है, ब्रज से मानी जाती है, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। ये टीचर का क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों। ठीक है, बीपीएससी टीचर का। तो इसका सर्वश्रेणी भी होगा और मागधी भी होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी लिखा रहता तो सिर्फ सर्वश्रेणी होता, लेकिन सिर्फ हिंदी लिखा हुआ है इसलिए ये मागधी भी होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर आ ही गया, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, सर्वश्रेणी अपभ्रंश। कौरवी बोली का उदय किससे हुआ है। तो देख लेते हैं ऑप्शन में, पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी से या फिर बिहारी से। तो देखिए कौरवी बोली का जो उदय हुआ है वो पश्चिमी हिंदी से हुआ है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती है, एक तो पश्चिमी हिंदी आती है, फिर ब्रज आएगा, बुंदेली आएगा, याद रखिएगा ये सब। फिर उसके बाद आपका आएगा खड़ी बोली, जिसको कौरवी भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और जितने भी पश्चिमी राजस्थानी भाषाएं हैं वो सब आएंगे। राजस्थानी भाषा यहाँ पर लिखा पूर्वी हिंदी, और बिहारी में जो आपका भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये सब आपका आएगा। उसके बाद है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोलियाँ इनमें से कौन सी है। तो सबसे प्रमुख पूछ रहा है यहाँ पर, है तो सब पश्चिमी हिंदी का ही है, लेकिन सबसे प्रमुख है खड़ी बोली। ठीक है, सबसे प्रमुख कौन सी है, तो खड़ी बोली है। कहाँ बोला जाता है, तो मेरठ, दिल्ली, आगरा, ये सब जो यहाँ इधर की भाषा है ना, मुजफ्फरनगर, इधर का जो भाषा है वो सब आपका
पश्चिमी हिंदी की बोली के अंतर्गत आएगी। कौरवी बोली किस बोली को कहते हैं? कौरवी बोली मारवाड़ी को कहेंगे, खड़ी बोली को कहेंगे, अवधी को कहेंगे, या फिर छत्तीसगढ़ी को कहेंगे। तो देखिए इसमें हम लोग कौरवी अभी बताएं आपको कि खड़ी बोली को कहते हैं और कहाँ बोली जाती है अभी बताएं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, सूरदास ने किस भाषा में सुरसागर की रचना की है? ठीक है, अवधी में किया है, ब्रज में, खड़ी बोली में, राजस्थानी में। तो ये आपका ब्रज भाषा में इन्होंने किया है। अब बताइए कि रामचरितमानस जो है, ठीक है, रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा हुआ है और किन का लिखा हुआ है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली या बांगरू? तो मथुरा, आगरा, ये धौलपुर, ग्वालियर सब ब्रज भाषा बोला जाता है, जो कि भगवान कृष्ण का क्षेत्र है, ठीक है। कान्हा के इलाका में क्या बोला जाता है? ब्रज भाषा बोला जाता है, आप याद रखिएगा। और ये मथुरा से आप याद रखिएगा, ये सब अगल बगल ही हैं, इसीलिए आपका कौन सा हो जाएगा? ब्रज भाषा। और सुर सागर भी जो लिखा हुआ है वो ब्रज भाषा में ही लिखा हुआ है। सुर सागर से मैं आपको बता दूं कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जो हैं उन्होंने सुर सागर को ही सबसे पहला ब्रज भाषा का रचना माना है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने ब्रज भाषा का सबसे पहले रचना किसको माना है? तो सुर सागर का। ये बात ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। अगला है कि मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा के किस बोली में लिखे गए हैं? मालवी में, जयपुरी में, मारवाड़ी में या फिर मेवाती में? ये क्या है? देखिए तो ये आपका मारवाड़ी भाषा हो जाएगा। आपको पता है कि जो मीराबाई हैं वो भक्ति काल की कवित्री हैं, ठीक है। क्या है? भक्ति काल की कवित्री, जो कि कृष्ण के से बहुत प्रेम करती हैं, ठीक है। और वो अपने आप को कृष्ण की प्रेमिका समझती हैं। प्रत्येक बुक में, प्रत्येक रचना में उनकी प्रेमिका ही प्रदर्शित किया गया है, की है अपने आप को, ठीक है। मारवाड़ी भाषा जो बोला गया है